नमस्कार। अभी जो हाल ही में यूजीसी वाला प्रकरण हुआ और जिसके जिसके बाद एक धार्मिक, जातीय, इस प्रकार का एक क्या कहना चाहिए कि विभेद सा पूरे समाज में होता हुआ नजर आया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। लगातार मीडिया का एक बड़ा सेक्शन इस बात को इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि साहब देखिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश हो गई। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये साजिश क्यों है। और भी अन्य राज्यों में भी यही मामला था। यूजीसी की जो विवादित गाइडलाइंस थी उन्हें लेकर सवर्ण समाज में या अपर कास्ट में पूरे देश में ही उसी प्रकार का आक्रोश था, लेकिन केवल उसे उत्तर प्रदेश तक केंद्रित करना, उत्तर प्रदेश पर लेकर के आना, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत उन लोगों का भी हाथ है जो भाजपा विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, योगी विरोधी हैं, कि घुमा फिराकर सारी चीज योगी आदित्यनाथ पर ले आओ, जो कि इस समय बीजेपी के शायद सबसे बड़े 2-3 चेहरों में से एक हैं। लेकिन चूंकि 1 साल के भीतर ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले उसे उसी से जोड़ करके देखा जाएगा। अभी आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं और इस अवसर पर आरएसएस पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। थोड़ा सा बौद्धिक स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं, व्याख्यान मालाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले लखनऊ में भी सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिन का शिविर था वो, और उसमें भाग लेने के लिए स्वयं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर आए। और जाहिर है, अगर मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में हैं और कोई कार्यक्रम हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ उनसे ना मिले तो ऐसा हो नहीं सकता। गोरखपुर में इनकी मुलाकात हुई थी पिछले साल की शुरुआत में शायद, और साथ ही साथ अभी 3 महीने पहले भी अयोध्या में दोनों ने एक भेंट वार्ता की थी। हालांकि बहुत सारे लोग जब भी कोई बड़ा नेता मोहन भागवत से मिलता है तो उसे लेकर के बहुत बड़ा एक तूफान सा आ जाता है और मीडिया ये लिखने लगता है कि समथिंग इज कुकिंग, क्या पक रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, क्या चल रहा है। लेकिन आरएसएस की प्लानिंग अगर सब लोगों को पता चल जाए तो फिर वो आरएसएस ही क्या रह गया। तो इस तरह की बातें जो है ना, वो सिर्फ काल्पनिक बातें होती हैं दोस्तों। मीडिया में जो भी खबरें आती हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई, इस मुद्दे पर चर्चा हुई, किसी को कुछ पता होता नहीं। मैंने भी 3 दशक से अधिक तक समय तक पत्रकारिता की। मैं प्रिंट मीडिया में रहा हूं। प्रिंट मीडिया में तो जो भी लिखा जाता है बिल्कुल प्रमाणिक लिखा जाता है। टीवी चैनल वाले तो शोर मचाने लगते हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों का लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन आया और कौन चला गया। आज तो फिर भी सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जाता है। योगी आदित्यनाथ 18 फरवरी की शाम को 8 बजे के आसपास सरस्वती शिशु मंदिर गए और उन्होंने मोहन भागवत से 35-40 मिनट तक मुलाकात की। और फिर उसके अगले दिन उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, और ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इन्होंने भी मुलाकात की मोहन भागवत से। तीनों ने ही क्या मुलाकात की, क्या बात हुई, किसी को कुछ नहीं पता। और मीडिया खबर पे खबर लिख रहा है। यूजीसी पर चर्चा हुई और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो घटना हुई थी माघ मेले में, उसे लेकर चर्चा हुई। और केजीएमयू जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें लव जिहाद की जो घटनाएं सामने आई हैं उसे लेकर के चर्चा हुई। सब ने अपनी अपनी तरह से, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं कि गड़ंग मारे, जिसे कहते हैं कि बातों को फेंकना, इस तरह की बातें खूब आई सोशल मीडिया में। लेकिन सब लोग जानते हैं कि इसकी ना तो मीडिया ब्रीफिंग होती है, ना ही किसी को बताया जाता है, और इवन कोई सोशल मीडिया पर तस्वीर तक जारी नहीं की जाती। मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की आपको रेयर कोई तस्वीर मिलेगी। मोदी जी के साथ तो बहुत मिल जाएंगी। बहुत रेयर तस्वीरें होती हैं इस प्रकार की जो जारी की जाती हैं, या सार्वजनिक मंच जब साझा होते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो क्लोज डोर मीटिंग होती हैं उनमें कभी भी कुछ नहीं बताया जाता। तो लोग ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने 2027 की तैयारियों के बारे में उनसे बात की कि 2027 में क्या होने वाला है, क्या तैयारी चल रही है, सरकार की योजनाएं कैसी चल रही हैं। मुझे हंसी आती है उन पत्रकारों पर जो इस प्रकार की कवरेज करते हैं। मोहन भागवत या आरएसएस का कोई भी प्रमुख कभी भी किसी मुख्यमंत्री से ऐसी बात नहीं करेगा। हो सकता है हिंदुओं की मुद्दों पर चर्चा हो सकता है यूजीसी पर भी चर्चा हुई हो, लेकिन
चुनाव के लिए क्या रणनीति है, कैसे करना है, इस प्रकार की कोई चर्चा हुई होगी, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, अगर 2027 की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, तो योगी आदित्यनाथ ने इतना सब कुछ जिसे कहते हैं ना कि हथियार गोला बारूद जमा कर लिया है कि उन्हें 2027 में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और उन्हें कम से कम अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आरएसएस प्रमुख से या मोहन भागवत से मिलने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। ये एक कर्टसी कॉल हो सकती है, लेकिन इसका चुनावी रणनीति से कोई मतलब हो, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए, अभी इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है, और जब बजट सेशन चलता है तो आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री अवश्य उसमें बोलते हैं, और योगी जी अब तक 3 या 4 बार बोल चुके हैं इस बजट सेशन में। कल भी बोले, उससे 3-4 दिन पहले भी बोले थे, पिछले सप्ताह में भी बोले थे, और जब वो बोलते हैं उनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाते हैं। तो वो जो अपनी बात कहनी होती है योगी आदित्यनाथ को, वो कह देते हैं, लेकिन उनकी जो जीत की सुनिश्चितता है कि 2027 को लेकर वो क्यों सुनिश्चित हैं, क्यों आश्वस्त हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, और आप फिर बताइए कि क्या इतना काफी नहीं है 2027 जीतने के लिए। अभी जो बजट पेश किया उन्होंने हाल ही में, वो 9,12,677 यानी कि 9,12,677 CR करोड़ का था, जो पिछली बार के बजट से लगभग 12.6% एक्स्ट्रा है। इतना बड़ा बजट पेश किया। साथ ही साथ अभी कल उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, बड़ा सीधे सीधे 1.5 लाख परिवार इससे प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने शिक्षा मित्र, जो टेम्परेरी टीचर्स रखे जाते हैं ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उनकी सैलरी 10,000 से सीधे 18,000 कर दी। ये कभी समाजवादी पार्टी के समय में 3-3 हजार रुपए पाया करते थे, लेकिन उसे योगी आदित्यनाथ पहले 10,000 तक लाए और फिर 18,000 कर दी। साथ ही एक और सुविधा इन सबको दी है। पहले इनके लिए क्या था बेचारों की, कि इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता था। अगर किसी की शादी हो गई, कोई लड़की है शिक्षा मित्र कहीं दूसरी जगह जाना चाहती है, या कोई शिक्षा मित्र की जॉब किसी और जिले में कर रहा है, अपने जिले में जाना चाहता है, इनको अब ट्रांसफर की भी सुविधा दी गई है कि आप चाहें तो मनचाहे स्कूल में कहीं अपने जिले में ट्रांसफर करा सकते हैं। देखिए कितना बड़ा फैसला है ये। और साथ ही साथ इन सभी को अपना कर्मचारी ही मानते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि इन सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 5 लाख तक का इलाज सरकार आपका कराएगी। टेम्परेरी टीचर्स के लिए यह कम सुविधा नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि 18,000 रुपए बहुत कम है सैलरी, लेकिन फिर भी सीधे सीधे 1.5 लाख परिवार, 1,42,000 के आसपास शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और सीधे सीधे उनके परिवारों को आपने टच किया है। अक्सर उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गन्ने को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं। गन्ने का भाव सही नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। इस बार गन्ने का भाव 400 के पार तक पहुंच गया। जो अगेती जाति है उसको 400 का पेमेंट मिला है, और जो सामान्य प्रजाति का गन्ना है उसको 390 का पेमेंट मिला है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 400 की पेमेंट गन्ने की मिलेगी। साथ ही साथ डेवलपमेंट के काम देखिए कितने बड़े लेवल के योगी जी कर रहे हैं। अभी एक नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जैसे पूरब का जो इलाका है, योगी जी का इलाका है गोरखपुर, वहां से लेकर और सहारनपुर जो उत्तराखंड से मिलता हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे के बीच में एक शानदार कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। और उसके लिए 34,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसे आगे बढ़ाने की संभावना है। इसमें पुल बनेंगे, बहुत सारी चीजें होंगे, सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, बहुत सारे काम इसमें होने जा रहे हैं। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है। जेवर में, ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो IGI से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दिल्ली का, उससे भी बड़ा होगा। वहां तो शायद 3 रनवे, यहां पर 5 रनवे बनाए जा रहे हैं, और सारी जमीन एक्वायर कर ली गई है। बड़े लेवल पर काम चल रहा है। अक्सर शोर मचता है उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव पीडीए का शोर मचाते रहते हैं, पीडीए का। उसका भी योगी जी ने इलाज ढूंढ लिया है। योगी जी जानते हैं कि जो भी सरकार लाभार्थी योजना लाती है, अब जैसे शिक्षा मित्रों को दिया गया है पैसा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा, उसमें कोई जाति वाति देखी नहीं जाती। अभी इन्होंने एक रानी लक्ष्मीबाई योजना लॉन्च की कि जो हायर एजुकेशन लड़कियां हासिल करना चाहती हैं, मेधावी छात्राएं हैं, उनको पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से पढ़ने के लिए, और उसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा गया है।
उसमें कोई जाति वाति नहीं देखी गई कि ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, दलित है, यादव है, क्या है, कुछ भी नहीं देखा गया। सबको मिलेगा। इवन मुस्लिम छात्राएं होंगी उनको भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए अपने वो सारे काम कर रहे हैं या कर चुके हैं जो किए जाना चाहिए। अभी एक बड़ा शोर मचा जब यूजीसी का मामला हुआ कि ब्राह्मण नाराज हो गए हैं, स्वामी अविवेकानंद के साथ ये हो गया, फलाना हो गया, बहुत सारी बातें चलती हैं। किसी की चोटी काट दी गई, शिखा काट दी गई, ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन आप ये बताइए, अयोध्या और वाराणसी दो बड़े धार्मिक केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर जो पानी की तरह पैसा डेवलपमेंट के लिए बहाया जा रहा है, क्या उसमें ब्राह्मण समाज का कोई लाभ नहीं हो रहा है? क्या सीधे सीधे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण, पुरोहित, ये सब जो होते हैं, क्या उनको कोई इसका लाभ नहीं हो रहा है क्या? तो इस प्रकार का शोर मचाना कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे 6 महीने पहले शोर मचाया गया था कि साहब ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, दिनेश शर्मा को सीएम बनाया जा सकता है, फलाना को बनाया जा सकता है, ढिमका का बनाया। हुआ कुछ नहीं। और हुआ ये फिर उसके बाद कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए, कहा जाने लगा कि ठाकुर नाराज हैं। भाई योगी जी को, हालांकि साधुओं की कोई जाति नहीं होती, लेकिन योगी जी को ठाकुर तो माना ही जाता है। 2021 में तो ये बात कही जा रही थी कि यहां ठाकुरों की सरकार चल रही है, और फिर अचानक ही ठाकुर नाराज हो गए 2024 में। योगी जी को डिमोरलाइज करने के लिए, डाउन करने के लिए ये विपक्षी मीडिया और ये सब लोग जो चर्चाएं चलाते हैं ना, उस नैरेटिव को इस देश की जनता, इस उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल मानती नहीं है। अब देखिए, जब वो मोहन भागवत से मिलने के लिए गए 18 तारीख की शाम को, तो 19 को उन्होंने अपने दोनों डिप्टी सीएम को भी उनसे मिलने के लिए भेजा। केशव प्रसाद मौर्य भी गए और उसके बाद ब्रजेश पाठक भी गए। और ब्रजेश पाठक ने तो उनसे मुलाकात के बाद, मोहन भागवत से मिलने के बाद, अपने सरकारी आवास पर 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान भी किया। तो क्या यह ब्राह्मणों के लिए आउटरीच नहीं है सरकार की? लोग कहते रहते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम से योगी जी की बनती नहीं है। अगर बनती नहीं होती तो क्या इस प्रकार का तालमेल आपको नजर आता? देखिए, जो चीजें होती है ना, कई बार मीडिया के हिसाब से हम जज कर लेते हैं, लेकिन जो चीजें चल रही होती हैं, अल्टीमेटली अगर भाजपा जीतेगी उत्तर प्रदेश में, तो लाभ सभी का है। डिप्टी सीएम भी डिप्टी सीएम तभी है जब उनकी सरकार बन रही है। केशव प्रसाद मौर्य की भी हैसियत तभी है जब योगी जी सीएम बन रहे हैं। उनके बिना उनकी भी कुछ हैसियत नहीं है। अपना विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य। तो कुल मिलाकर एक बड़े लेवल पर मैसेज ये जा चुका है कि योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। और कोई माने या ना माने, योगी जी 1 साल पहले से ही मुझे तो चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, कल होने वाला है मेरठ में जो आरआरटीएस रैपिड ट्रेन चल रही है मेरठ से दिल्ली के बीच में, उसका एक सेक्शन और मेरठ मेट्रो के एक सेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं रविवार 22 फरवरी को। वेस्ट यूपी में जहां बीजेपी को नुकसान हुआ था, खासतौर से वेस्ट यूपी के जिलों में लोकसभा चुनाव में, क्या उसकी भरपाई अब इस प्रकार की योजनाओं से नहीं होगी? इतना बड़ा विकास कार्य होगा तो लाखों लोग प्रभावित होंगे। मेरठ से जाने वाले, गाजियाबाद से जाने वाले लोग जो डेली दिल्ली जाते हैं, जॉब्स करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्या उनको लाभ नहीं होगा? बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, उन नैरेटिव्स में कायदे से मुझे दम नजर नहीं आता है। मेरा मानना है कि 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ उतना कर चुके हैं कि उनकी सरकार फिर से वापस बन सके और भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक यहां पर पूरी कर सके। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।